फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JSGK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो 3 वीडियोस मैंने बनाई थी पिछली। तो आज हम जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आज हम लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? तो कौन सी है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहते हैं उसको। स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स को जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स को जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका फादर किसको कहा जाता है? सन को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। तो जो सन में कौन सी जो मेन गैसेस हैं, कौन कौन सी है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी जो मेजर गैसेस हैं सन की, तो कौन कौन सी है वो? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच ऑन द अर्थ। तो जो सनलाइट आती है हमारी अर्थ पर, धरती के ऊपर, तो वो कितना टाइम लेती है? तो कितना लेती है? 8 मिनट्स एंड 16.6 सेकेंड्स। 8 मिनट्स एंड 16.6 सेकेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैलेक्सी इन विच सन इज़ लोकेटेड। तो हमारा जो सन है वो किस गैलेक्सी में आता है? जैसे जो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, तो जो हमारा सन आता है वो किस गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे और आकाशगंगा। ठीक है, उसको आकाशगंगा भी बोल देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। ठीक है, पहले 9 थे। जो लास्ट प्लैनेट था वो हमारे सोलर सिस्टम का जो ऑर्बिट होता है उसमें से निकल गया है। तो अब है हमारे 8 प्लैनेट्स। जो निकला हुआ प्लैनेट है वो है प्लूटो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं जिनकी जो सतह होती है वो ठोस होती है, तो ऐसे कौन से वो प्लैनेट्स हैं? ठीक है, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो सारे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, जो पहला हमारा जो प्लैनेट आता है वो है मरकरी। ठीक है, अगर हम सीरियल ऑर्डर के हिसाब से सन की तरफ से देखें तो पहला मरकरी है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ पे आता है मार्स। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो सारे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। तो वो गैसों से बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बार PS टेट में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सो C टेट में भी आ चुका है। तो कई बार क्या कहता है वो आपको ऑप्शन देकर पूछ लेता है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पहले प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं वो सारे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और जो लास्ट वाले 4 हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, और इसके जो कितने सैटेलाइट्स हैं? 79 सैटेलाइट्स हैं। और जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो क्या है? मरकरी। देखो इसमें 3 क्वेश्चन जो हमारे कवर हो गए हैं। एक तो पहला जो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, और उसके जो 79 सैटेलाइट्स हैं। तो स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे गर्म जो
प्लैनेट है वो कौन सा है वीनस। और सबसे कोल्डेस्ट जो सबसे लास्ट में है नेपट्यून, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जो हॉट वो है वो वीनस है और जो सबसे कोल्ड है वो है नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है, किसको, वीनस को। सो आल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन, और इसी प्लैनेट को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है, जो हमारी धरती है उसका जुड़वा भी कहा जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है, दूसरा ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो आपको पता ही होगा सभी को, ब्लू प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है। जो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, अगर सीरियल ऑर्डर में देखा जाए तो सन के तरफ से तो ये थर्ड प्लैनेट है और फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। और जो फिफ्थ ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। सो हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, और इसका एक ही सैटेलाइट है जो आपको पता है मून, ठीक है। ये देखो कितने क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाते हैं हमारे। एक तो जो ब्लू प्लैनेट है अर्थ को बोलते हैं, उसका जो सीरियल ऑर्डर नंबर क्या है, थर्ड प्लैनेट है सन की तरफ से, और जो फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो इसका जो नंबर है वो 5वां है, और इसका एक ही सैटेलाइट है जो है मून। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये भी, को किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, मार्स को, ठीक है। और इसके 2 ही सैटेलाइट्स हैं, एक का नाम फोबोस है, सेकंड डिमोस। तो दोनों ही आपको अच्छे से आपने लर्न कर लेने हैं। सिर्फ 2 सैटेलाइट्स हैं, अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो मून होता है, और जो मार्स है उसके सिर्फ 2 सैटेलाइट्स हैं, और उनके क्या नाम है, फोबोस एंड डिमोस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। जो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, घूमने वाली बॉडीज़ होती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम में सैटेलाइट है वो कौन सा है, गैनीमीड, ठीक है। ये किसका है, जुपिटर प्लैनेट का। जुपिटर ही सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका सैटेलाइट ही सबसे बड़ा सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट, गैनीमीड। तो दोनों ही आपने अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अब किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, किसके हैं, सैटर्न के, ठीक है। कितने सैटेलाइट्स हैं, 82, और इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो है टाइटन। तो 3 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। एक तो किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वो है सैटर्न, कितने सैटेलाइट्स हैं, 82 सैटेलाइट्स, और सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। ये सिर्फ इसी प्लैनेट का है, ठीक है। ओवरऑल अगर सोलर सिस्टम का देखें तो जो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो है गैनीमीड, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट सैटेलाइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू सन। तो सबसे जो नियर सन के कौन सा प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी, ठीक है। सबसे दूर वाला कौन सा है, नेपट्यून, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे नियर कौन है, मरकरी, और सबसे दूर वाला नेपट्यून। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है उसका जो एक ही सैटेलाइट है मून, तो उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है, ठीक है। वो अर्थ के जो चारों ओर वो चक्कर लगाता है तो कितने टाइम में पूरा करता है, वो कितने टाइम में पूरा करता है, 27.3 डेज़ में, ठीक है। तो सेम रोटेशन पीरियड, और रोटेशन पीरियड भी सेम ही है इसका, जो रोटेट अपने आप करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन होता है कि किसी और चीज़ की, किसी और बॉडी के चारों ओर घूमना, ठीक है। रोटेट होता है कि खुद अपने आप भी घूमता है, जैसे हमारी अर्थ है वो खुद भी रोटेट कर रही है और जो सन के चारों ओर भी रेवोल्यूट कर रही है।
तो दोनों में आपको डिफरेंस पता हो जाना चाहिए। रेवोल्यूशन होता है किसी और बॉडी के चारों ओर घूमना, रोटेशन होता है अपने ही जो एक्सिस है उसके ऊपर घूमना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। अब किस प्लैनेट की जो रोटेशन है वो फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, किसकी है? जुपिटर की। सबसे स्लो किसकी है? वीनस की। ठीक है, तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है? मरकरी का। और स्लोएस्ट किसका है? नेपट्यून का। क्योंकि जितने जो ज़्यादा नियर होंगे वो सन के और चारों ओर जल्दी से चक्कर लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन क्या करते हैं प्लैनेट्स, जो सन के चारों ओर घूमते हैं उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो नियर होगा प्लैनेट वो जल्दी से जो रेवोल्यूशन पूरा करेगा, और जो दूर वाला प्लैनेट है वो देरी से करेगा। तो ऐसे ही जो मरकरी है वो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है उसका, और जो नेपट्यून है उसका स्लोएस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? तो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिसफीयर। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर है उसमें सबसे अब जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ग्लोब होता है उसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी अर्थ को, जैसे उन्होंने इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक जो लाइंस के थ्रू जो हमारी अर्थ है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक नॉर्दर्न हेमिसफीयर, सेकंड इज साउथर्न हेमिसफीयर। हम नॉर्दर्न हेमिसफीयर्स में रहते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर है उसका सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? तो कौन सा है? 21 जून। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे आपको पता है। तो ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मास्टर कैडर के हिसाब से भी, और जो PS टेट सी टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट डे है वो है 21 जून। सो ऑल्सो शॉर्टेस्ट डे इन साउथर्न हेमिसफीयर। तो जो शॉर्टेस्ट डे है वो हेमिसफीयर में 21 जून, एक जो अर्थ का पार्ट है उसमें वो सबसे लॉन्गेस्ट डे है, लेकिन जो साउथर्न हेमिसफीयर है उसी डे को सबसे छोटा दिन होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिसफीयर। तो सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट किस में होगा जी? साउथर्न हेमिसफीयर में। तो ये बिल्कुल उल्ट हैं। ठीक है, तो अगर 22 दिसंबर जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर में छोटा दिन है तो साउदर्न हेमिसफीयर में वो बड़ा दिन होगा। तो ऊपर वाला जो 21 जून था वो नॉर्दर्न हेमिसफीयर में लॉन्ग डे है, लेकिन जो साउथर्न हेमिसफीयर है वो उसमें शॉर्ट डे होगा। ठीक है, सबसे छोटा दिन होगा। तो आपने बस ये डेट्स याद रखनी है कि जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर में सबसे बड़ा डे कौन सा है, तो वो है 21 जून, और जो सबसे छोटा डे है वो है 22 दिसंबर। तो ये इनको एक बार आपने बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। सो नेक्स्ट, व्हेन डे एंड नाइट इज़ इक्वल इन बोथ हेमिसफीयर्स। कब जो डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं? कब होते हैं? 21 मार्च को। ठीक है, इसको वर्नल इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं, एंड 23 सितंबर 2 टाइम्स आता है, तो इसको ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही डेट्स आपने याद रखनी है। ये दोनों ही जो डे होते हैं तब जो डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट, द अर्थ इज़ टिल्टेड एट इट्स एक्सिस। तो जो अर्थ है अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है कि जो अर्थ है वो कितने डिग्री पर अपने एक्सिस पे झुकी हुई है? 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अर्थ्स आउटर लेयर। अर्थ की जो आउटर लेयर है उसका आपने नाम बताना है। तो क्रस्ट आल्सो कॉल्ड स्याल। ठीक है, जो आउटर लेयर है अर्थ की वो उसको क्रस्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसको स्याल भी बोल देते हैं। स्याल क्यों बोलते हैं? कि इसमें बहुत ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको स्याल बोल देते हैं। जो मिडल लेयर है वो मेंटल होती है। ठीक है, तीनों ही मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है।
तो जो मेंटल है उसको सीमा बोल देते हैं। सीमा का जो सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इनर लेयर। जो सबसे इनर लेयर है जिसको सेंट्रल लेयर भी बोल देते हैं, तो वो है कोर। तो कोर जो होता है ये इसका दूसरा नाम नाइफ है। नाइफ इसलिए है क्योंकि ये निकल और आयरन से बनी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें निकल और आयरन होता है। सो तीनों ही आपने, पहली जो लेयर है वो क्रस्ट होती है, दूसरी मेंटल होती है और तीसरी कोर होती है। ये आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना। साथ में जो क्रस्ट को स्याल बोल देते हैं और मेंटल को सीमा बोल देते हैं और कोर को नाइफ बोल देते हैं, क्योंकि इसमें ये जो स्याल में सिलिका और एल्युमिनियम होता है ज़्यादा, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम होता है और नाइफ में निकल और आयरन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, सिस्मोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसको कैसे मेज़र किया जाता है कि कितनी तीव्रता से वो भूचाल आया था? तो किससे हम मेज़र कर सकते हैं? रिक्टर स्केल से। ठीक है, और अगर हमने अर्थक्वेक का डैमेज जो है वो मेज़र करना हो कितना हुआ है, तो वो किससे होता है? मरकाली स्केल से। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्टर स्केल से हम उसकी इंटेंसिटी जो पता करते हैं और जो डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो मरकाली स्केल से। ठीक है, तो डैमेज से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने जो इंटेंसिटी वाला वो अर्थक्वेक था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो लार्जेस्ट माउंटेन्स वर्ल्ड में सबसे जो बड़ी माउंटेन्स हैं वो कौन सी हैं? एंडीज़ इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो एंडीज़ हैं वो सबसे बड़ी माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो हिमालय माउंटेन्स आ जाती हैं। तो पहले जो एंडीज़ हैं, सेकंड पे हिमालयज़ आ जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस हैज़ द हाइस्ट वॉल्यूम इन एटमोसफियर? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि हमारे एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा कौन सी है? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है हमारे एटमोसफियर में? तो कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो साथ ही मैंने बाकी जो गैसेज हैं उसका भी लिख दिया है। ऑक्सीजन 21% होती है, आर्गन 0.93% होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं 0.03%, और नियॉन कितनी है? 0.0018%। ठीक है, मोस्टली आपने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, वो है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है? 21%। और CO2 की कितनी है? 0.03%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर? तो सबसे ज़्यादा जो ठंडी लेयर जो हमारे एटमोसफियर वायुमंडल में होती है वो कौन सी है? तो वो है मियोस्फियर। ठीक है, जो सबसे ठंडी लेयर है। तो जो थर्मोस्फियर है वो सबसे गर्म लेयर है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गर्म जो है वो थर्मोस्फियर और जो सबसे जो ठंडी है वो है मियोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमोसफियर इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स? अब कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें जो एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स उड़ते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कौन सी है वो? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और जो आइनोस्फियर है, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। ठीक है, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं वो सारे ही आइनोस्फियर्स की जो लेयर है उसमें से आते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ये इसमें जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, और आइनोस्फियर जिसमें रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करता है जो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज़ कॉल्ड दी ब्लैंकेट ऑफ ग्लोब? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस लेयर को ब्लैंकेट ऑफ ग्लोब कहा जाता है?
किसको? ओजोन लेयर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सी लेयर है वो? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये क्वेश्चंस अभी अभी जो पीटेट के एग्ज़ाम्स हुए थे, तो फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें आ चुका है कि जो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस, जैसे CO2 है वो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ओजोन, ठीक है। ये सारी ही जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आपने इनको अच्छे से जो मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो जो जियोग्राफी के फादर हैं वो किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आ चुका है। तो क्या नाम है उसका? एरेटोस्थीन्स, ठीक है। तो वो ग्रीक स्कॉलर था एरेटोस्थीन्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। तो सबसे पहले किसने जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस वो कैलकुलेट किया था? तो वो किसने किया था? जिसको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, किसके? एरेटोस्थीन्स ने, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेटेड द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। तो उसने जो अर्थ हमारी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, तो इसी ने जो वो कैलकुलेट किया था कि जो हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो हमारे वर्ल्ड का मैप बना है पहला, तो वो पहला किसने बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने। तो फर्स्ट प्रेजेंटेड इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। तो इंडिया को वर्ल्ड मैप पे किसने पहले प्रेजेंट किया था? प्टोलेमी ने, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वर्ल्ड मैप किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने, और इंडिया को वर्ल्ड मैप पर किसने रिप्रेजेंट किया था? प्टोलेमी ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं आपने, मेमोराइज कर लेने हैं। सो हु मेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। तो पहला मैप जो इंडिया का किसने बनाया था? आइन विले, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइन विले। सो हु फर्स्टली सेड दैट द सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे पहले ये किसने कहा था कि जो हमारा सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है? तो किसने कहा था? कोपरनिकस ने, ठीक है, कोपरनिकस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, विच वॉज द ग्रेटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है जी। कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में। और हमारे कंट्री में जो डेजर्ट है उसका क्या नाम है? थार डेजर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो थार डेजर्ट है वो हमारे राजस्थान में है, और जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा और सबसे जो डीप कौन सा ओशियन है? तो कौन सा है वो? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। सो मारियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इस जो ओशियन का? मारियाना ट्रेंच, ठीक है। ये दोनों ही आपने अच्छे से याद कर लेनी है कि तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इस ओशियन में? मारियाना ट्रेंच। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे वर्ल्ड में? सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। एक तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और सबसे छोटे वाला ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसी के साथ कौन सा जो एक और क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो इनहेबिटेटेड नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं रहते? तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका। तो आपने ये भी याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं तीनों ही।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ओनली कॉन्टिनेंट इज़ नॉट इनहेबिटेटेड, जो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। तो किस ग्रह पर किस कॉन्टिनेंट में जो लोग नहीं रहते, तो कौन सा है वो, अंटार्कटिका। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी है, तो माइनस में टेम्परेचर बहुत चला जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर इनहेबिटेड नहीं है। सो कौन सा है वो, अंटार्कटिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है, वो कौन सी है, कैस्पियन सी, इसको बोल देते हैं कैस्पियन सी। तो दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, तो जो ये यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं विच लेक सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, तो आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सी, ठीक है। और सबसे बड़ी जो हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लेक है वो भी कैस्पियन सी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो साल्ट का डेजर्ट है, जो नमकीन डेजर्ट है, तो नमकीन मारूथल जिसे हम बोल सकते हैं, वो कौन सा है, दस्ते कबीर, ठीक है। उसका नाम है दस्ते कबीर। तो ये कहाँ है, नॉर्दर्न ईरान में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दस्ते कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो किस कंट्री को जो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जापान को, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पर जो सन दिखाई देता है वो है जापान, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान, ठीक है। लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, किस कंट्री को लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है, म्यांमार को, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, जापान को, और द लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स किसे कहा जाता है, म्यांमार को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, ठीक है। तो एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, तो वो है यांगत्से, तो ये चाइना में है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नील, ठीक है। तो नाइल भी बोल देते हैं इसको, नील रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये किस में है, इजिप्ट में, ठीक है, जो इजिप्ट से निकलता है। तो हमारे जो इंडिया में सबसे बड़ा जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए ये भी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस वीडियो के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मैंने अभी फर्स्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो नेक्स्ट अभी और इसके जो ज्योग्राफी के पार्ट्स बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई होप इन सभी जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियोस में लेकर आता हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ऐसी वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।